नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का चाणक्य इंस्पायर इंडिया पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं एक बहुत ही नया विषय, चूंकि प्रीलिम्स हो चुका है यूपीएससी का और अगस्त में, मे बी शायद अगस्त में ही आपका मेंस है। ठीक है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं और करेक्ट कर लेना अगर गलत होऊंगा तो। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं संस्कृत ऑप्शनल की का ऑनलाइन बैच। ठीक है ना, इसी मंथ मतलब जुलाई एंड तक जो है, या जुलाई के अंतिम सप्ताह में आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो जिस भी साथी को क्लास करनी है, अब आप सोच रहे हो कि मुझसे मतलब मेरी संस्था से ही क्यों क्लास करें। बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे मेरे पढ़ाए हुए, मैं प्रोफेशनली पढ़ाता हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और मैं खुद तैयारी किया रहा हूँ। ठीक है ना, यूपीएससी की, पीसीएस की और बीच में किसी कारणवश मुझे छोड़ना पड़ा, तो इसलिए मुझे पूरा अनुभव है। दूसरी बात है, मैं संस्कृत विषय से ही हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय से ही अपने सारे एकेडमिक हमने डिग्री पूरी की है, चाहे वो बीए ऑनर्स हो, चाहे पीजी हो मतलब मास्टर हो, एमए या पीएचडी हो या जेआरएफ हो। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें मैंने खुद की है और मैंने बहुत सारे अपने जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। वो हमारे फ्रेंड भी कह सकते हैं, स्टूडेंट भी, क्योंकि उस समय मैं खुद भी तैयारी में था तो उनको पढ़ाता था। उसके बाद जब मैंने छोड़ा और एकेडमिक में आया, टीचिंग लाइन में, तब मैंने उनको पढ़ाया। एसडीएम है, चाहे वो बिहार में हो चाहे यूपी में हो। यूपीएससी में 3 लोग जो है आईएएस हैं, 5 लोग आईपीएस हैं, आईआरटीएस हैं, आईआरएस हैं, बहुत सारे मतलब पोस्ट पे हैं। मैं कभी उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊंगा। तो मैं पढ़ा रहा था, अब मैं थोड़ा कहते नहीं फुल्ली जो है कमिटेड होकर इन चीजों को कर रहा हूँ, एक प्रॉपर बैच बनाकर। पहले अलग से समय मिलता था तभी मैं पढ़ाता था, अब मैं पूरी तरह से कमिटेड होकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बहुत सारे हमारे मिरांडा कॉलेज से हैं या रामजस से या नॉर्थ कैंपस, बहुत सारे बच्चे बच्चियां जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं संस्कृत विषय को लेकर। और दुर्भाग्य क्या है कि जो आपको यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल की तैयारी करवा रहे हैं ना, उनकी एक बार डिग्री चेक कर लेना। ठीक है ना, वो कितने क्वालिफाइड हैं, आपको पढ़ा रहे होंगे बहुत अरसे से, क्योंकि एक कहावत है, अंधों में काना राजा। जब संस्कृत वाले खुद नहीं इस फील्ड में आएंगे तो संस्कृत के नाम पे बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपसे अच्छा खासा पैसा वसूलेंगे, लेकिन रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना, मैं संस्थानों का नाम जानता हूं, ठीक है ना, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी का नुकसान नहीं करना चाहता, सिर्फ एक आपको सही रास्ता मैं दिखाना चाहता हूं। ठीक है ना, ऑथेंटिक व्यक्ति हूं। मेरी 7 किताबें जो है पब्लिश हो चुकी हैं चौखंबा ओरिएंटालिया से। बहुत बेहतरीन नोट्स मेरे पास यूपीएससी का है, बहुत सारे लोगों ने लिया और सिलेक्शन भी लिया उन लोगों ने उसको पढ़कर। तो आइए मैं ज्यादा देर ना करते हुए, देखिए ये है, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, ये ईमेल आईडी है। ठीक है ना, और ये कोचिंग संस्थान का नाम है चाणक्य इंस्पायर इंडिया। ये सिर्फ संस्कृत के लिए ही बेस्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, यूपीएससी ऑप्शनल के साथ साथ ये जीएस के लिए भी चीजें चलेंगी। ठीक है ना, मतलब जीएस में आपको जैसे पीसेस वगैरह, या यूं कहिए कि उसके टेस्ट सीरीज वगैरह करवाऊंगा, क्योंकि प्रॉपर मैं इस पर बैच लेकर, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको जीएस की चीजें पढ़ाऊं। जीएस आप जहां से पढ़ रहे हैं वहां से पढ़िए। ठीक है ना, आपको आईआर की भी बहुत सारी क्लासेज यहां पर मिलेंगी। ठीक है, बस शौकिया, मुझे शौक है इन सारी चीजों का। मेरे और भी फैकल्टी हैं, मेरे दोस्त, मेरे साथी, और जो सिलेक्टेड हैं वो भी आके आपको पढ़ाएंगे। आइए, ज्यादा विषय मैं देर ना करते हुए आज आता हूं आपको सीधा विषय पर। देखिए, ये संस्कृत का पाठ्यक्रम है। ठीक है, संस्कृत का यह पाठ्यक्रम है जो आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं। अब यहां देखिए, देखिए संस्कृत का जो आपका ऑप्शनल होता है, ऐच्छिक विषय होता है संस्कृत, उसमें टोटल वह 500 अंकों का होता है, मतलब 500 मार्क्स का ये होता है। 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल। ऑप्शनल का जो आप सब्जेक्ट होता है उसके 2 पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर, एक सेकंड पेपर जिसको कहते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट पेपर मतलब पहला पेपर, पहला प्रश्न पत्र या प्रथम प्रश्न पत्र 250 मार्क्स का, मतलब 250 नंबरों का होगा, अंकों का होगा। और दूसरा पेपर जो है, ठीक है ना, द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वह भी 250 प्रश्न अंकों का होता है, 250 मार्क्स का, मतलब 250 मार्क्स का वह भी होता है। तो 2.5 और 2.5 मतलब 250 250, टोटल 500 नंबर। और संस्कृत क्यों लेना चाहिए, क्या कैसे है, इसको मैं एक अलग से आप
आपके सामने वीडियो बनाऊंगा, मतलब आपसे आपके साथ क्लास करूंगा। फिलहाल आज मेरा सारा फोकस सिलेबस पे है, पाठ्यक्रम पे है कि आपका पाठ्यक्रम क्या है और तैयारी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वह भी मैं एक संक्षिप्त आपको बताऊंगा, लेकिन इसके लिए भी मैं अलग से एक लेक्चर आपके साथ लूंगा, ठीक है ना। संस्कृत सबसे मतलब शॉर्ट एक सिलेबस है, संस्कृत का सबसे छोटा इसका सिलेबस है और बहुत कम समय में इसकी तैयारी हो जाती है। और तीसरी बात है कि बहुत हाई स्कोरिंग है, तो तैयारी करने वालों को फिर पूरा समय अपने जीएस के पार्ट पर देने का अवसर मिल जाता है, ठीक है। और आप अच्छे से मतलब मेरे गाइडेंस में या आप मेरे गाइडेंस या अन्य जो भी मतलब मैं कर रहा हूं प्रॉपर, अगर आपसे 3 से 4 घंटे पर डे अगले 3 महीने तक जो है ये संस्कृत ऑप्शनल की तैयारी कर लीजिए तो 350 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं। अब एक बात जो आती है, लोग कहते हैं कि सर संस्कृत अगर ऑप्शनल के रूप में लेते हो, मुझे तो संस्कृत लिखना नहीं आता, संस्कृत मीडियम में आंसर लिखना होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रम है, ये भ्रामक, ये भ्रांतियां हैं, ठीक है ना। ऐसे भ्रम फैलाए गए हैं संस्कृत विषय के बारे में। ये लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर बहुत ही हाई स्कोरिंग एक आपका ऑप्शनल होता है, या जो अभी तक ऑप्शनल इधर उधर का लेकर असफल हो रहे हैं परीक्षा में, यूपीएससी में, वे उनको मेरा ये सुझाव है, विनम्रता पूर्वक उनसे आग्रह है, कोई संस्कृत विषय को अपने ऑप्शनल के रूप में ऑप्ट करें, सेलेक्ट करें, चूज करें, इसको लें और देखिए सफलता फिर प्रॉपर आईएएस आप इस सब्जेक्ट को लेकर बन सकते हैं, ठीक है ना। कई लोग अंतिम अटेम्प्ट में संस्कृत को लिए हैं, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शनल के रूप में, और नॉन संस्कृत बैकग्राउंड वाले ही सबसे ज्यादा संस्कृत को ऑप्शनल के रूप में लेते हैं, संस्कृत लिटरेचर को, और अच्छे से स्कोर करके और अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, सफल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये संस्कृत ऑप्शनल के लिए जो है संस्कृत का विद्यार्थी होने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, ध्यान रखिए। कोई भी व्यक्ति संस्कृत को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में ले सकता है, ठीक है। आइए, ये बेसिक बात रही, मैं इसको अलग से आपसे चर्चा करूंगा, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, ठीक है ना, क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसकी तैयारी में, मैं सब आपको एक अलग लेक्चर में लेकर ये सारे विषय, ये सारी बातें आऊंगा और बताऊंगा और अच्छे से आपकी तैयारी भी करवाऊंगा, ठीक है ना। तो आइए देखिए, संस्कृत भाषा एवं साहित्य या प्रथम प्रश्न पत्र मतलब फर्स्ट पेपर आपका है, ठीक है। आज मैं फर्स्ट पेपर की चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे नए बच्चे जो तैयारी में आते हैं उनको सिलेबस को लेकर बहुत सारी दिक्कत होती है, क्योंकि जो यूपीएससी के द्वारा सिलेबस दिया जाता है वह सिलेबस इतना जटिल है कि उसको समझने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मैंने इसको अपने तरीके से डिफाइन करके आपके सामने इसको लाया हूं, जिससे इसको समझने में बहुत ही आसानी आपको हो। अब तब समझ में आएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, मतलब 8 सेक्शन आते हैं, वो वही 8 क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर सब क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूं, आइए देखिए, इसमें 2 खंड होते हैं, ठीक है ना। खंड को ही आपका सेक्शन कहते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी होता है, उसके बाद वर्ग होगा, ठीक है ना। वर्ग मतलब जिसको क्वेश्चन नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, किन्हीं 5 प्रश्नों का टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ 5 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये तो संस्कृत में देना होता होगा, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पहला, 5वां और 8वां फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8, यह आपको संस्कृत मीडियम में ही इसके आंसर को लिखना होता है। लेकिन फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज कंपल्सरी, ये दोनों क्वेश्चन कंपल्सरी हैं, ठीक है ना, मतलब इनको छोड़कर आप नहीं जा सकते। मतलब खंड का क्वेश्चन नंबर 1 और खंड खा का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना, क्योंकि खंड खा से क्वेश्चन नंबर 5 शुरू हो जाता है। 5, 6, 7, 8 4 क्वेश्चन खंड का में है, मतलब सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन है और सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो पहला और 5वां क्वेश्चन किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में जाएंगे, चाहे हिस्ट्री, चाहे ज्योग्राफी, चाहे इकोनॉमिक्स, किसी में जाएंगे तो सब में कंपलसरी है। तो यहां भी कंपलसरी है पहला और 5वां क्वेश्चन। लेकिन यहां पर जो क्लॉज है, जो विशेष बात क्या है कि पहला और 5वां क्वेश्चन कंपलसरी है और उसका आंसर भी संस्कृत मीडियम में ही देना है, यह भी यूपीएससी की तरफ से कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई, क्लैरिटी आ गई।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या क्या टॉपिक्स हैं, संस्कृत व्याकरण है, ठीक है ना, और सभी क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन 50-50 नंबर के होते हैं, लेकिन चूंकि आपको 5 ही क्वेश्चन करना है तो 50 × 5, अगर 50 को 5 से गुणा करेंगे तो 250 नंबर हो गया, 2500 250 नंबर हो गए, ठीक है ना, 250 अंक हो गए। तो आइए पहला जो क्वेश्चन है वो संस्कृत व्याकरण है, देखिए 50 अंकों का है। इसमें संज्ञा है, संज्ञा प्रकरण है, संधि प्रकरण है, समास प्रकरण है, कारक प्रकरण है और वाच्य प्रकरण है, ठीक है ना, और वाच्य है। 1 2 3 4 5 टॉपिक है और 50 नंबर। सबसे अधिक स्कोर यहां से आपका होता है 50 में, आपको 45+ भी मिलता है। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है ना, कौन कौन सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो आप अच्छा स्कोर अर्थात ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, ज्यादा नंबर पा सकते हैं। तो अब आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 में, जो कि कंपलसरी क्वेश्चन, इसको छोड़ के नहीं जा सकते, तो आपको इसका आंसर संस्कृत मीडियम में देना है, ठीक है ना। संज्ञा, कुछ संज्ञा के सूत्र आएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे वृद्धि संज्ञा, तो वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्रम, ठीक है ना, तो वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, वृद्धिरा दैच। अब आता है 2-3 पंक्तियों में लिखने के लिए आता है, ठीक है ना, तो वृद्धिरा दैच, वो आंसर राइटिंग कैसे करनी वो मैं अलग क्लास में बताऊंगा। वृद्धिरा दैच ये सूत्र है, इसका अर्थ हो गया, इसका उदाहरण आपका कंप्लीट, ठीक है ना। वृद्धि किसकी वृद्धि होगी, आ मतलब दीर्घ आ, ऐच, ऐच प्रत्याहार ऐ औ, एतेषां वर्णानाम वृद्धि संज्ञा भवति, इन या एतेषां त्रयाणाम वर्णानाम वृद्धि संज्ञा भवति, ठीक है, इन तीनों वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। मैं क्लास में पढ़ाऊंगे तो फॉर एग्जांपल बता रहा हूं। इसी प्रकार संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, ये एकदम मैथमेटिक्स की तरह नंबर मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, सही पूरे नंबर। 3 नंबर का है 3 नंबर मिलेंगे, 5 नंबर का है 5 नंबर मिलेंगे। अब चूंकि देखिए 5 आपके 5 टॉपिक हैं तो 10-10 को, मतलब एक टॉपिक को अगर 10 मार्क्स में हम डिवाइड करते हैं तो 5 टॉपिक 50 मार्क्स हो गया। अब ज्यादा दिमाग इसमें हम नहीं लगाएंगे, आगे चलते हैं हम लोग। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 2, मतलब वर्ग 2 में आ गए, क्वेश्चन नंबर आपके 2 में आ गए। इसमें 3 ही टॉपिक हैं, ध्यान रखिएगा। कौन सा, वैदिक संस्कृत भाषा की मुख्य विशेषताएं, ठीक है। दूसरा है शास्त्रीय लौकिक संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, ये इसको कहते हैं। भाषा के प्रमुख लक्षण, यहां विशेषताएं हैं, सैलिएंट फीचर पूछ रहा है, यहां पर लक्षण पूछ रहा है। फिर तीसरा है भाषा वैज्ञानिक अध्ययन में संस्कृत का योगदान, ये भाषा विज्ञान का आपका, ये तीनों भाषा विज्ञान से आपके प्रश्न हैं, बनते हैं, ठीक है। तो ये इन्हीं तीनों टॉपिक से ही क्वेश्चन बनेगा, तो इसलिए मेरा हमेशा से सुझाव रहता है कि फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए, ओके, ये यही है। अब इस पर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैं किसी दिन आपको बताऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहीं से सीधे प्रश्न आते हैं, ठीक है। और ये भी 50 नंबर को होते हैं, ध्यान रखिएगा, या तो 15-15 20 होगा, या तो 16-16 32 हो गया, और इतना कम नहीं होता, 17-17 या 16, ऐसे तीनों, ये 2 17-17 का होगा, 1 16 का होगा, या 2 15-15 का होगा और 1 20 का, ऐसे पूछते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वर्ग 3 में, इसको क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए क्या है ही। इसमें संस्कृत साहित्य की आलोचनात्मक कुछ प्रवृत्तियां पूछी जाती हैं, ठीक है ना। जैसे मतलब यूं कहिए कि काव्य शास्त्र के जो 6 संप्रदाय होते हैं वहां से प्रश्न पूछा जाता है, और इन्हीं में से, इन्हीं 6 टॉपिक से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना। और एक संस्कृत की एक और बहुत कह लीजिए कि ऐसी विशिष्ट विशेषता बताने जा रहा हूं कि संस्कृत में 90% प्लस क्वेश्चन जो है प्रेडिक्टेड होते हैं, पहले से पता होते हैं, यहीं से आएगा। अब ये 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जितने भी हैं पूछे जा सकते हैं। 50 नंबर का है तो 3 क्वेश्चन आ जाएंगे फट से आपको पता है ना कि इन्हीं 3 में से आएंगे। बाकी आप इतिहास पूरा पढ़ लीजिए, प्राचीन मध्य आधुनिक, एक क्वेश्चन कोई अगर टीचर बता दे, प्रेडिक्ट कर दे आता है,
तो मैं उनका गुलाम बनने के लिए तैयार हूं। लेकिन संस्कृत लिटरेचर में यह खास व्यवस्था ईश्वर की कृपा से है कि ये 6 टॉपिक है, इन्हीं से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य संप्रदाय, ये 6 संप्रदाय से आपके प्रश्न बनेंगे। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, साहित्यिक विधाओं का उद्भव एवं विकास 50 अंकों का है। ठीक है ना, जैसे साहित्यिक, संस्कृत साहित्य की जो विधाएं हैं, जैसे महाकाव्य, नाटक, ठीक है ना, कथा इत्यादि जो है, ये सब क्या है, उसकी विधाएं हैं। आख्यायिका, ये सब विधाएं हैं। ठीक है ना, उसके फॉर्म हैं जिसको आप कहते हो। रामायण, महाभारत महाकाव्य है। ठीक है ना, फिर महाकाव्य का लक्षण वगैरह इत्यादि पूछ लेते हैं। जैसे रामायण में सामाजिक व्यवस्था है या नारी चरित्र इत्यादि क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रामायण महाभारत हो गया। फिर रूपक को नाटक कहते हैं। कुछ अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, स्वप्नावदत्त इत्यादि नाटक के बारे में कोई प्रश्न कर लिए। ठीक है, या रूपक का उद्भव और विकास, रूपक मतलब नाटक का उत्पत्ति कैसे हुई, फिर उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुई, इससे क्वेश्चन आ जाता है। फिर कथा, कादंबरी एक कथा है, कथा के बारे में पूछ लेंगे और बोलेंगे उदाहरण के साथ इसको समझाओ। तो कादंबरी एक कथा है, तो कथा का लक्षण लिखना है, कथा के बारे में लिखना है, कौन मतलब किस चीज को कथा कहते हैं, क्या है वो सारा मैं बताऊंगा, बस एक संक्षिप्त आपको आउटलाइन दे रहा हूं। और फिर उसका उदाहरण कादंबरी है। आख्यायिका हर्षयर्थम बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, आख्यायिका के बारे में आता है। फिर चंपू काव्य, नल चंपू एक ग्रंथ है, चंपू का लक्षण क्या होता है, चंपू कैसे होता है, किस काव्य को हम चंपू काव्य कहेंगे इत्यादि है। ठीक है ना, फिर खंड काव्य क्या है, मुक्तक काव्य क्या है इत्यादि के बारे में लिखने के लिए प्रश्न आता, और यहीं से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं 9 टॉपिक से आपको क्वेश्चन हर बार मिलना ही मिलना है। 50 अंकों का है, ध्यान रखिए। आइए फिर क्वेश्चन नंबर 5 से, चूंकि यह क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंपलसरी है, ठीक है ना, मतलब अनिवार्य है, और यह संस्कृत में लिखना है। ठीक है ना, इसका उत्तर संस्कृत में देना है, संस्कृत माध्यम में इसका उत्तर आपको देना है। ओके, अब क्या करें, रिसेंटली क्या करते हैं ना कि ये लोग जो है 5 क्वेश्चन देते हैं और एक क्वेश्चन 10 नंबर का, तो 5 क्वेश्चन 50 नंबरों का हो गया, 50 अंकों का हो गया। ठीक है, और ये जो निबंध मतलब ये जो ऐसे दे रहे हैं, कहां से दे रहे हैं, यहां से क्वेश्चन नंबर 6 से उठा के दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से उठाकर ये लोग क्या इस वाले क्वेश्चन नंबर 5 में दे देते हैं। जैसे मोक्ष क्या है और चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, इस पर निबंध लिखिए। ठीक है ना, भगवत गीता से है। षोडश संस्कार हो गए, किसी कहते हैं 16 संस्कार के का 16 संस्कारों को बताते हुए किसी एक संस्कार को वर्णन करिए इत्यादि। वर्णाश्रम व्यवस्था हो गई, कला, ललित कला, इसको जीएस में भी आप पढ़ते हैं। तकनीकी विज्ञान, इसको जीएस में पढ़ते हैं, प्लस एनसीईआरटी की एक बुक है उसमें ये तकनीकी विज्ञान पूरा है। ठीक है ना, टेक्निकल साइंस जो है, ये सारी चीजें हैं। तो ये देखिए, जो ये 5 आपका जो है टॉपिक है, यहीं से आपको निबंध मिलते हैं। कुछ कभी करंट कोई ऐसे पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, जैसे नारी सशक्तिकरण पे या कोई नया ऐसा कोई बिल आया है, कुछ मतलब इस तरीके से जो अभी ज्वलंत कुछ मुद्दे चल रहे हैं, उनसे कभी कभी प्रश्न पूछा गया है। तो अब आपको, अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 6 तैयार करते हैं तो आपका 5वां स्वतः तैयार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। और ये क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने बताया, इसमें ये है पुरुषार्थ, संस्कार, वर्णाश्रम व्यवस्था, कला एवं ललित कला, ये सारा तैयार करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वर्ग 7, ये क्वेश्चन नंबर, भारतीय दर्शन की प्रवृत्तियां। ये अब क्या है ना, कुछ लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। अब कंफ्यूज क्या होते हैं, उनको लगता है अरे ये इतने सारे दर्शन के ग्रंथ हमको पढ़ने पड़ेंगे। नहीं भाई, सामान्य परिचय, एक इंट्रोडक्टरी नॉलेज हमको चाहिए, बस उनके मूल जो विषय हैं उसको तैयार करना है। ठीक है ना, चारवाक दर्शन का कोई सिद्धांत होगा, देहात्मवाद इत्यादि। ठीक है ना, कितने प्रमाण मानता है, ठीक है ना, कितने तत्व मानता है इत्यादि चीज। फिर बौद्ध दर्शन में आप जैसे देखेंगे, इसमें जो दुखत्रय है, ठीक है ना, और इसमें इनका सिद्धांत जो है इत्यादि। बौद्ध, फिर जैन दर्शन इसी प्रकार स्यादवाद इत्यादि से प्रश्न पूछता है। सांख्य दर्शन में पुरुष प्रकृति, यहां से प्रश्न इत्यादि प्रश्न आते हैं। ठीक है ना, योग दर्शन में जाएंगे तो आपसे प्रश्न किया जाता है। फिर इसी प्रकार न्याय दर्शन हो गए, वैशेषिक मीमांसा और
वेदांत। ये सारे हैं सामान्य परिचय, और इनसे भी कभी कभी जो है आपको ऐसे में प्रश्न यहां से भी आ जाते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये 8वां जो क्वेश्चन है, वर्ग 8 जो लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8, इसका भी आंसर आपको संस्कृत में देना होता है, लेकिन यह कंपलसरी नहीं है, यह ऑप्शनल है। मतलब ये क्वेश्चन को आप कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपने ऊपर। और एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन अनिवार्य है करना। अब अनिवार्य तो बात ठीक नहीं लगती, ठीक है ना, मतलब 3 से अधिक क्वेश्चन एक सेक्शन से नहीं कर सकते, ऐसा समझिए मोटा मोटा, ठीक है ना। तो मतलब एक सेक्शन, किसी एक सेक्शन से आपको 2 करना पड़ेगा और किसी से 3 करना पड़ेगा। हमने पहला दूसरा क्वेश्चन आपको बताया कि इसको कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन आपका कौन सा होता है, 5वां क्वेश्चन, जो कि कंपलसरी करना ही करना है। और मैं अपने अपने छात्रों को, अपने अभ्यर्थियों को बताता हूं, भाई 8वां क्वेश्चन भी करिए आप। क्यों? क्योंकि बहुत ये हाई स्कोरिंग है। 3 पंक्तियां लिखनी हो, 2 से 3 पंक्तियां लिखनी होती है, एक पैसेज आता है, उसी पैसेज में आंसर आपके छिपे होते हैं। और अगर आप पहला और 5वां क्वेश्चन संस्कृत में लिख लेते हैं तो आपको 8वां क्वेश्चन करने में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। मैं इतनी आसानी से आपको संस्कृत लिखना, पढ़ना और यूं कहूं तो बोलना भी सिखा दूंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप संस्कृत के छात्र नहीं है, संस्कृत के स्टूडेंट नहीं है। इतनी आसानी से आपको ये सारी चीजें मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आइए, अब इनमें आजकल 2 पैसेज आ रहे हैं, ठीक है ना। पहले एक ही आता था, आजकल 2 आते हैं, और 5 क्वेश्चन एक पैसे से, 5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। तो 25 का एक पैसे, 25 का दूसरा पैसेज। अगर आप पहला और 5वां क्वेश्चन संस्कृत में आंसर कर रहे हैं, उसके आंसर राइटिंग संस्कृत में कर रहे हैं संस्कृत मीडियम में, 8वां क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हो गया, पहला, 5वां, 8वां, दूसरा मैंने उधर बताया। 4 क्वेश्चन आपके हो गए। अब आप क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 6 कर डालिए, क्योंकि 6 और 5 सेम सेम हो रहा है, कर डालिए, काम खत्म है। दर्शन वाला, लेकिन आजकल दर्शन वाला भी छोड़ के 7वां क्वेश्चन नहीं जा सकते, इसलिए पढ़िए सब, लेकिन प्रैक्टिस राइटिंग, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, इन्हीं 4 को, तो आपके 5 क्वेश्चन तैयार हो गए। यहां मिनिमम भी यहां 45 आप आराम से पा सकते हैं। और फर्स्ट पेपर में, इसके पहले क्वेश्चन में भी आप 45 प्लस पा सकते हैं। तो 2 ही क्वेश्चन से आपको 90 नंबर मिल गए। आंसर राइटिंग जब ऐसे में जाएंगे, ऐसे में बुरा से बुरा भी लिखेंगे ना, तो आपको 35, मैं बहुत बुरा बता रहा हूं, अच्छा लिखेंगे 40 प्लस हो जाएगा, 35 पा जाएंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे ना, मिनिमम भी मिलेगा तो आपको 40 मिल जाएगा, वहां 3 क्वेश्चन करना है। अब एक क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन नंबर 6 कर लीजिए, यहां भी मिनिमम बिलन, मैं 35 सबसे गए गुजरे में स्थिति में आपको 35 मैं मान लेता हूं। अब जोड़ लीजिए, 35 35 70 हो गए, और यहां 90 थे ही, यहां 70 ऐड करिए, ठीक है। अब 40 और जोड़ दीजिए, प्लस 40, अब जोड़ लीजिए, 9 4 13, अर्थात 130 और 70 200, मिनिमम ये 200 मैं बता रहा हूं। अगर अब सोचिए, क्या आपका पूर्णांक कितना है, आपका मैक्सिमम मार्क, टोटल मार्क्स कितना है, 250 में आप पा कितना रहे हैं, 200। अरे मैं कह रहा हूं 200 भी छोड़ दो, और भी कम कर दे रहा हूं, 180 कर दे रहा हूं, कहीं भी नहीं गया, पूरी गारंटी है। ये मैं सोचिए हवाबाजी कर रहा हूं, आपको पूरी ईमानदारी से, पूरे कमिटमेंट के साथ ये मैं बता रहा हूं कि यह कितना आसान और कितना मजेदार यह विषय है, जिसको ऑप्शनल के रूप में लेकर आप टॉप कर सकते हैं यूपीएससी में। ये ध्यान रखिएगा, 350 नंबर में बहुत कम बता रहा हूं मैं आपको, ऑन एवरेज मैं बता दिया भाई कि 180, ठीक है, 180 आप आराम से पा जाएंगे। आराम से तो 200 पा रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं और मान लो कि आप बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, फिर भी आपको इतना मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है ना। और मेरे पास इतना सुपर क्लास नोट्स है कि मैं आपको बताऊं कि उस नोट्स को लेकर 10 लोग से अधिक मेरी जानकारी में, जबकि मैं 2 ही बैच उनको प्रॉपर पढ़ाया था, सबने जो है अपना रिजल्ट पाया है, ठीक है ना। और बहुत मिनिमम चार्ज में मैं यह नोट्स रखा हूं। बाकी ऑनलाइन क्लास भी आप जाते होंगे ना, तो आपको 40,000 के नीचे आप चले जाइए मार्केट में, ऑनलाइन या ऑफलाइन का ये रेट है।
ये रेट है मिनिमम। कई लोग तो 50,000 ले रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जो अभी जुलाई में बैच में स्टार्ट करने जा रहा हूं, सिर्फ इसका 50% डिस्काउंट है, सिर्फ 20 में, ठीक है ना। 3 महीने के अंदर, मतलब अगस्त जुलाई से ही, जुलाई में छोड़ दे रहा हूं, फिर भी अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है ना। 3 महीने में आपका ऑप्शनल आपके टिप पे होगा, टिप्स पे 3 महीने आपका ऑप्शनल कंप्लीट, समझे, 3 महीने में। इसलिए जो भी यूपीएससी में अभी तक ये भ्रम में है कि कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शनल के रूप में ले, तो संस्कृत आंख मूंद के लो, तैयारी कराने की मेरी गारंटी है। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, मेरा प्रोफाइल जाकर चेक कर लीजिए, ठीक है ना। चाणक्य इंस्पायर इंडिया आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने बहुमूल्य सुझाव जरूर मेरे पास भेजिए, क्योंकि उससे मुझे प्रेरणा मिलती है, या और यह भी जानने का अवसर मिलता है कि आपको और क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। अब जैसे मैं करवाऊंगा क्या भाई, देखिए, एक तो आपकी लाइव क्लास चलेगी ही, ठीक है ना। लाइव क्लास रात में होगी 9 बजे, ठीक है ना, 9 PM से होगी रात में, जिससे आप लोग फ्री रहिए, ठीक है ना। फिर वीकली क्लास टेस्ट होगा, ठीक है। फिर आंसर राइटिंग हम लोग करेंगे, नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है ना। पर्सनल अटेंशन, पर्सनल अटेंशन मिलेगा, मतलब आप स्पेशल फोन करके व्यक्तिगत रूप से अपनी समस्याएं हमसे साझा कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। उसके बाद टॉपिक वाइज, जब टॉपिक पूरा हो जाएगा तो यूपीएससी जैसे पूछता है ना, टॉपिक वाइज हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज। और इसके बाद जब आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, तो फिर आपका क्या करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट हम लोग लेंगे, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज शुरू की जाएगी, ठीक है। और वैसे अभी जो यूपीएससी का अभी मेंस लिखने वाले होंगे संस्कृत से, उनके लिए मैं टेस्ट सीरीज जो है ना अगले वीक से मैं शुरू करने वाला हूं, ठीक है ना। इसके साथ साथ देखिए, इसके साथ साथ आपको प्री नोट्स भी रहेगा, प्री इसके साथ नोट्स। तो इतनी सारी चीजें जो है हम लोग क्लास के माध्यम से दे रहे हैं। और अंत में जो सिलेक्टेड हमारे कैंडिडेट्स हैं, मतलब अभी ऑफिसर्स बन चुके हैं, उनके साथ भी आपकी बातचीत या आपसे उनके अनुभव भी मैं बीच बीच में साझा करवाता रहूंगा, वे भी आपसे मुखातिब होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जिसको भी क्लास करना है वे क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर या सीधे हमें मेल कर सकते हैं, और आप टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, इसका फेसबुक पेज है, अब वहां आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो जिस भी प्रकार से आप लोगों के लिए हम लोग हमेशा प्रस्तुत हैं, और मैं अकेला नहीं हूं, पूरी हमारी टीम है, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, जेएनयू से हैं, हिमाचल से हैं, बीएचयू से हैं, जामिया से हैं, एक बड़े प्रोमिनेंट फैकल्टी हमारे पास है, जिनके गाइडेंस से, जिनके माध्यम से, जिनके सहयोग से आप सबकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।